ये एग्जीक्यूटिव ऑफिस विदाउट लिमिट, इसका ये एक्चुअल कंटेक्स्ट क्या है कि इंडिया में कन्वेंशन है कि प्रेसिडेंट जो है 2 टर्म से ज़्यादा जो है नहीं रहते हैं। ये कन्वेंशन है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि प्रेसिडेंट का टेन्योर 2 साल 2 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो है प्रधानमंत्री के जो है टेन्योर पे कहीं भी कन्वेंशन भी कुछ नहीं बना है और कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ मेंशन नहीं है। तो मतलब इनके जो है कार्यकाल को रिस्ट्रिक्शन की बात की जाती है। एग्जीक्यूटिव का यहाँ पर मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री, मिनिस्टर और जो है हमारे जो है प्रेसिडेंट, ये सब जो है एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आते हैं। तो इनके टेन्योर को जो है रिस्ट्रिक्ट करने की बात इसमें की जा रही है। अगर रिस्ट्रिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव टेन्योर को देखा जाए इसमें, तो इसका मतलब ही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल लिमिट जो है किया जाएगा, ड्यूरेशन का हो या नंबर ऑफ ईयर का होगा, जो एग्जीक्यूटिव जो है सर्व कर सकते हैं। इन द सेंस अगर 10 साल कर दिया गया, 2 टेन्योर कर दिया गया तो 10 साल हो गया, 3 टेन्योर कर दिया गया तो 15 साल हो गया। तो कुछ लिमिटेशन जो है या तो लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली जो है उनको इम्पोज किया जाए। पर्पज़ इसका ये होगा कि जो लीडरशिप चेंजेस होंगे वो पीरियडिकली चेंज होने की वजह से जो है एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो लंबे समय तक पावर होल्ड कर रहा था, उसकी जो लेथार्गी होगी, चाहे न्यू एनर्जी वगैरह जो है सिस्टम में, वो नहीं आ पाती है। तो न्यू एनर्जी को इन्फ्यूज करने के पर्पज़ से जो है लीडरशिप चेंजेस जो है वो ज़रूरी है। इवन अप टू जो व्यक्ति ज़्यादा पावर में रह जाता है तो पावर का वो मिसयूज करके भी सत्ता में बने रहने की कोशिश करने लगता है, और लीगल लिमिटेशन दिया जाएगा तो वो जो है इस टाइप का जो है एक्टिविटी में शामिल नहीं हो पाएगा। ग्लोबल एग्जाम्पल भी हमारे पास है, जहाँ कॉमन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पर जो है प्रेसिडेंट का टेन्योर जो है तो 2 बार का होता है, 4 साल का होता है, मतलब 8 साल से ज़्यादा जो है कोई प्रेसिडेंट नहीं रहता है। उसी टाइप का साउथ कोरिया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया में भी जो है प्रेसिडेंशियल टर्म पे जो है लिमिटेशन दिया गया है। आर्गूमेंट अगेंस्ट द सच रिस्ट्रिक्शन, अगर इस टाइप का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, इसके अगेंस्ट में क्या आर्गूमेंट दिया जा सकता है, तो पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी की बात की जाती है। तो ये बोला जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कंटिन्यूसली जो है अकाउंटेबल होता है लोकसभा के लिए। लोकसभा मतलब हमारा लोअर हाउस, जिसको जो है पब्लिक डायरेक्ट वोट दे करके चुनती है, वो लोकसभा में जाते हैं और उसके द्वारा जो है उन लोकसभा के मेंबर जो एमपीज़ होते हैं उनके द्वारा जो है प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किए जाते हैं, जो मेजोरिटी पार्टी होती है। तो यहाँ पर तो अकाउंटेबिलिटी की बात आ जा रही है, क्योंकि पब्लिक वोट दे रही है और उस पब्लिक के वोट के ट्रस्ट के आधार पर जो है ये प्रधानमंत्री बने हुए हैं, चाहे कितने समय के लिए बने हुए हैं। फिर डेमोक्रेटिक चॉइस की बात की जा रही है कि जो है लिमिट जो है वो ज़बरदस्ती का जो है, जो इफेक्टिव लीडर है, जो एक कैपेबल लीडर है, उसको हम फोर्स आउट कर देंगे, बाहर कर देंगे। जिसको जो है वोटर चाहते हैं रहना, तो भी अगर हम ज़बरदस्ती का उसको लीगली जो है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनली अगर बाउंड करते हैं, तो हम उसको बाहर कर देंगे। ये भी सही नहीं है। फिर पॉलिसी कंटिन्यूटी, मतलब जो है गवर्नमेंट कोई भी चुनी जाती है, वो अगर कोई प्रोजेक्ट जो मिशन, कोई एम्बिशन लेकर के आती है, तो उसको धरातल पर लाने में समय लगते हैं, 10 से 15 साल, 20 साल भी लग जाते हैं। तो इसमें एक लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट्स होता है, चाहे जो बेनिफिट होना चाहिए, जो विजन होना चाहिए, वो एक स्टेबल लीडरशिप के अंदर ही दिखता है। बार बार जो है फ्रिक्वेंटली चेंज होने की वजह से जो है ये पॉलिटिकली डिसकंटिन्यूटी हो जाती है और स्टेबिलिटी भी जो है वो खत्म हो जाती है। स्टेबिलिटी रिस्क की बात की जाए, जिसमें कि जो है फ्रीक्वेंट चेंज जो है वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस करती है और वीक गवर्नेंस को भी लाती है। हो सकता है जो एक कैपेबल लीडर है उसको हम रिप्लेस कर दें और उसके अगर मतलब रिप्लेस कर दें कॉन्स्टिट्यूशनल के बाउंड के हिसाब से, लेकिन जो है उसके जगह पे हमारा कोई जो है दूसरा नेता आएगा, वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा, वीक गवर्नमेंट होगा। तो ये भी एक रिस्क है। फिर एग्जिस्टिंग चेक की बात की जाए तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो ऑलरेडी मेंटेन है, किसके थ्रू? मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री, मंत्री बन गया और वो जो है उस पर्पज़ से, उस वे में जो है काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से उसको चुना गया है, तो उसके लिए फिर से दोबारा इलेक्शन होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, जुडिशियली जो है ओवरसाइट वगैरह जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम चेक एंड बैलेंस हैं जिसको हम यूज करके जो है जो अकाउंटेबल व्यक्ति है उसके अगेंस्ट में यूज किया जा सकता है। फिर जो है फिर टेन्योर लिमिट की बात ही यहाँ पे खत्म हो जाती है। फिर जो सिस्टम सूटेबिलिटी की बात की जाए तो जो टर्म लिमिट है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में जो है वो फिट होता है। इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। यहाँ पर जो है पावर ऑफ कंसंट्रेशन है ही नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, वो कैबिनेट सिस्टम पे काम करता है और कैबिनेट जो है वो अपने आप में एक पावरफुल संस्था है, क्योंकि इसमें जो भी मेंबर वगैरह होंगे, जो भी मंत्री वगैरह होंगे, वो चुन के आए जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। फिर लॉस ऑफ एक्सपीरियंस जो है, इसमें जो एक्सपीरियंस लीडर को अगर फोर्सफुली जो है हम थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, थ्रू द लीगल प्रोविजन अगर आउट कर देते हैं, तो इसके चलते जो है हम ये भी बोल सकते हैं कि वो प्रीमेच्योर जो है एग्जिट हो गया। तो ये जो है ये हम बोल सकते हैं कि इसके अगेंस्ट में जो है कि रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, इसके अगेंस्ट में हमारे आर्गूमेंट। फिर ये आर्गूमेंट जो है ये फेवर करता है कि हाँ रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। वो क्या बोल रहा है कि पावर कंसंट्रेशन, इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति जो है सत्ता में चुन के आ गया है, तो उसका जो है सत्ता से बाहर न जाए, इसके लिए वो तमाम जो है कोशिशें करता है और पावर में रह करके अपने पावर का मिसयूज करता है। फिर अथॉरिटेरियन सेफगार्ड की बात की जाए तो एक्ट एज ए चेक अगेंस्ट द वीकनिंग डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ड्यूरिंग द लॉन्ग अनइंटरप्टेड रूल। फिर बात यह है कि डेमोक्रेसी का मतलब भी खत्म हो जाता है कि जब कोई एक व्यक्ति लंबे समय तक जो है एक ही पद पर रहता है और अनइंटरप्टेड उसका रूल होता है, तो ये एक तरीके से जो है स्ट्रेंथन जो है मतलब हमारे जो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह प्रोविजन दिए गए हैं उसको एक तरीके से वो लागू नहीं हो पाता, वो एक तरीके से डेमोक्रेसी हमारी वीकन हो जाती है। फिर न्यू लीडरशिप जो है वो एक फ्रेश आइडियाज़ लेकर के आता है, स्ट्रेंथन करता है
इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी को, कंपटीशन को। जब ये रहेगा कि एक व्यक्ति जो है लंबे समय से 10 साल से 15 साल से ज़्यादा नहीं रह पाएगा, तो कोई उसकी जगह दूसरी लेगा, तो एक नई एनर्जी जो आती है यूथ्स में, कंपटीशन की भावना आती है कि हम भी जो है एक तरीके से मेहनत करके इस जगह पर आ सकते हैं, क्योंकि इनका टेन्योर खत्म होने वाला है। ये जो है कंपटीशन में नहीं होते हैं, एक तरीके से रिटायरमेंट हो जाते हैं। फिर डेमोक्रेटिक कल्चर को भी प्रमोट करता है, जो कि जो है रीइंफोर्स दैट नो ऑफिस इज़ परमानेंट। डेमोक्रेसी में क्या बोलते हैं, नो ऑफिस इज़ परमानेंट, डिपेंडिंग डेमोक्रेटिक वैल्यू, और डेमोक्रेटिक वैल्यू को भी जो है वो डिपेंड करता है और भी मजबूत करता है। ग्लोबल अलाइनमेंट की बात की जाए तो जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस है, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया कि यूएसए में, ब्राज़ील में, इंडोनेशिया में, साउथ कोरिया में, तो उस टाइप की प्रैक्टिसेस को अगर हम फॉलो करते हैं तो इससे जो है अकाउंटेबिलिटी भी जो है लीडरशिप की बनी रहती है। फिर इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो प्रिवेंट जो है लॉन्ग टेन्योर जो होता है वो लीडिंग टू कैप्चर और अनड्यू इन्फ्लुएंस ओवर द इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। जैसा कि अभी जो है एक विवाद चलते रहता है कि जो सत्ता में लोग हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है हमारी, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया, चाहे जो इन्वेस्टिगेशन बॉडी होगी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और सीबीसी वगैरह, जो विजिलेंस कमिश्नर वगैरह है, इनके जो है उनको मिसयूज करते हैं। क्यों मिसयूज करते हैं कि इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो हमारे एग्जीक्यूटिव के हाथ में ही होता है। तो लंबे समय तक जो कोई व्यक्ति अगर जो है पॉलिटिकल हेड बन के रह रहा है तो अपने उस पावर का मिसयूज करके जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को भी अंडरमाइन करता है। तो ये भी जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को जो है इंडिपेंडेंस का भी खतरा बन जाता है। इसलिए जो है रिस्ट्रिक्शन जरूरी है। कंक्लूजन में हम जो है बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो है जो उन्होंने डिस्टिंग्विश किया था कि डेली असेसमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाया पार्लियामेंट्री मोशन एंड द पीरियोडिक असेसमेंट थ्रू द इलेक्शन। तो अम्बेडकर जी ने यह भी बोला था कि हमको जो एग्जीक्यूटिव है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर तय करना है, समझना है, तो हमारे लिए डेली असेसमेंट क्या है कि जो हमारा पार्लियामेंट वगैरह का जो सेशन होता है उसके थ्रू पार्लियामेंट्री मोशन वगैरह जो आते हैं, उस मोशन के थ्रू जो है हम जो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ साथ जो है पीरियोडिक असेसमेंट जो होता है, समय समय पर जो हमारे इलेक्शन होते हैं, जैसे लोकसभा का इलेक्शन भी होता है, फिर विधानसभा का इलेक्शन होता है, फिर उसके बाद जो हमारा जो 3 टियर है, म्यूनसिपालिटी वगैरह है, उनका इलेक्शन भी होता है। तो उसके आधार पे भी जो है हम जो है अपने जो है एग्जीक्यूटिव को जो है टेस्ट कर सकते हैं, उनको एसेस कर सकते हैं। फिर जो है दिस मैकेनिज्म इंश्योर दैट एग्जीक्यूटिव रिमेंस अकाउंटेबिलिटी टू द बोथ लेजिस्लेचर एंड द पीपल। और ये जो है ये इलेक्शन सिस्टम वगैरह जो है ये हमको इंश्योर करता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो बोथ मतलब जो है एक तो हमारे जो लेजिस्लेचर है उसके लिए भी अकाउंटेबल हो, और साथ साथ जो है लोग हैं, हमारे पब्लिक है, जनता है, उसके लिए भी जो है अकाउंटेबल होते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, प्लस और माइनस दोनों है कि एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन भी होना चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। हम लोगों ने उसको जो है दोनों को एक तरीके से थॉरली डिस्कशन किया, और कंक्लूजन में बी आर अम्बेडकर का भी जो है हमने कोट यहाँ पे डिस्कशन किया। नेक्स्ट है न्यू सीबीएसई करिकुलम से रिलेटेड, मतलब सीबीएसई जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसके एजुकेशन सिस्टम के करिकुलम में जो है कुछ चेंजेस लाया गया है। यूनियन होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर ने जो है लॉन्च किया है सीबीएसई करिकुलम, जिसके अंतर्गत जो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दोनों को जो है क्लास 3 से लेकर के 8 के बीच में जो है इम्प्लीमेंट किया गया है 2026-27 के लिए। जो है इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। क्या चीज़? कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस करिकुलम को समझें अगर, तो इसके अंतर्गत कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है ऐड किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है क्रॉस सर्कुलर स्किल जैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। इसमें मैथमेटिक्स, साइंस, लैंग्वेज और सोशल साइंस है। 3 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चे को जो है ये जो है क्या एक्टिविटी में शामिल होते हैं, किस टाइप की चीज़ सिखाई जाती हैं। तो इनको जो है अनप्लग्ड एक्टिविटी जैसे कि पजल को सॉल्व करना, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना, लॉजिकल रीजनिंग को सोचना और इस टाइप से चीज़ों को जो है सिखाया जाता है। क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए जो है एआई कंसेप्ट जो है इंक्लूड किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी और रिफ्लेक्टिव असेसमेंट होगा, जिसके अंतर्गत जो है डिजिटल टूल्स वगैरह जो है रिक्वायर्ड होंगे और उसको वो बच्चे समझेंगे। कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में अगर समझा जाए तो ये जो है स्ट्रक्चर्ड ऐसा होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बच्चों को एक सिखाया जाता है, जिसके अंतर्गत जो है डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, एब्स्ट्रैक्शन और एल्गोरिथम थिंकिंग वगैरह कर सके बच्चे। ये डिपेंड करता है स्ट्रांग लैंग्वेज एबिलिटी, जिसके अंतर्गत जो है बच्चे सुन सकें, बोल सकें, पढ़ सकें, लिख सकें, ऐसी चीज़ें जो होती हैं उसको सीखते हैं, जिसके चलते जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो है वो क्लियर कॉम्प्रहेंशन एक्सप्रेशन जो है उनके अंदर डेवलप हो। ऑब्जेक्टिव क्या है ये जो करिकुलम में ऐड करने का जो है कंसेप्चुअल कंप्यूटेशनल जो थिंकिंग और एआई जो है, इसके अंतर्गत जो है लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, डिजिटल लिटरेसी और एथिकल अवेयरनेस जो है एआई के यूज से संबंधित जो है वो चीज़ इंकलकेट होगा बच्चों के अंदर। फिर ये जो है स्टूडेंट को प्रिपेयर करेगा इन्फॉर्म यूज ऑफ एआई, जैसे एआई का जो है यूज भी है, मिसयूज भी है। तो इन्फॉर्म्ड यूज जो है एआई की टेक्नोलॉजी का जो है यूज करना बच्चों को इसमें सिखाया जाएगा, जो कि जो है ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है सिंगापुर, साउथ कोरिया, फिनलैंड वगैरह में हो रहा है, उसी के तर्ज पे इंडिया में जो है इसको इम्प्लीमेंट किए जाने की बात की जा रही है।
फिर क्यूरिकुलम जो है वो बच्चों को जो है कॉग्निटिव फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए जो है एक एआई ड्रिवन इनोवेशन है। ये कॉग्निटिव फाउंडेशन क्या है कि जैसे कि सोचने समझने की जो कैपेबिलिटी होती है बच्चों की, उसको जो है डेवलप किया जाएगा। और ये जो है डिजिटल स्किल्ड और फ्यूचर रेडी पॉपुलेशन जो है एक विजन है, उसको भी सपोर्ट करेगा। लेकिन चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस क्या है यहाँ पर कि एक फाउंडेशनल गैप जो है इंडिया में परसिस्ट कर रहा है। एसर जो है एक एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो ग्रामीण क्षेत्रों में करता है ज़्यादातर, उसका एक रिपोर्ट ये बोलता है कि क्लास 5th के जो बच्चे हैं, 50% बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 2 के बुक्स को नहीं पढ़ पाते हैं। क्लास 5th के जो है 50% बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 2 के बुक्स को नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये क्या है? एक तरीके से एजुकेशन गैप है, फाउंडेशन गैप है। फिर परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 जो है, इसको तो है 23 लाख स्टूडेंट का सर्वे किया गया था 88,000 स्कूलों में। उसके अंतर्गत भी ये भी पाया गया कि जो शहरी क्षेत्र है उसके अंतर्गत भी जो है लर्निंग डेफिशिएंस है, और जो पढ़ने में जो आउटकम होना चाहिए, लर्निंग आउटकम होना चाहिए, उसमें जो है ग्रॉसली मिसमैच है। इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या चाहिए कि टीचर की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, क्या वो टीचर कैपेबल हैं सिखाने के लिए? तो टीचर की ट्रेनिंग भी जरूरी है। और एडिक्वेट जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। स्कूलों में भी जो है डिजिटल के रूप में जो है कंप्यूटर, टैबलेट वगैरह ये सब चीज़ें भी मतलब ईजी वे में अवेलेबल होना चाहिए स्टूडेंट्स को, ताकि वो चीज़ें सीख पाएँ। और ये जो है इसका डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कोई स्कूल है और कोई अर्बन एरिया में स्कूल है, तो वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उस स्टूडेंट के रेशियो के हिसाब से जो है मैच भी करना चाहिए। तो ये जो है चैलेंजेस जो है एसोसिएटेड है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। नेक्स्ट है नमो ड्रोन दीदी स्कीम। कंटेस्ट क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा ये बोला गया है कि 1094 सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर जो है उनको ट्रेनिंग दिया गया है एज ए ड्रोन पायलट। किस स्कीम के अंतर्गत? नमो ड्रोन दीदी स्कीम के अंतर्गत। ये नमो ड्रोन दीदी स्कीम को अगर समझा जाए तो इसके लिए जो है 1261 करोड़ का जो है सेंट्रल सेक्टर इनिशिएटिव जो है 2023 से लेकर के 2026 तक जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो जाने की वजह से ये समझिए कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम होती हैं, एक तो सेंट्रल सेक्टर होती हैं, दूसरी सेंटर स्पॉन्सर्ड होती हैं। फंडिंग चेंज हो जाता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट 90% फंडिंग देती है, रिमेनिंग जो है 10% जो है स्टेट के द्वारा जो है बेयर किया जाता है। सेंटर स्पॉन्सर में 60% जो है फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जाती है। तो ये सेंटर सेक्टर स्कीम हुआ नमो ड्रोन दीदी, तो गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 90% फंडिंग दी जाएगी। इसका एम ये है कि जो वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको जो है अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसके अंतर्गत जो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत जो है इसको एम्पावर करना है वुमेन्स को। इसके अंतर्गत जो है 15,000 ड्रोन जो है वो सिलेक्टेड सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है दिए जाएंगे। किस लिए? रेंटल एग्रीकल्चर सर्विसेज के लिए। इसका यूज ये होगा कि स्प्रेइंग ऑफ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, मतलब खेती किसानी से संबंधित जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है उसको मैनुअली हाथ वगैरह से जब स्प्रे किया जाता है, उसके जगह पर जो है ड्रोन के द्वारा जो है प्रिसाइसली जो है उसको स्प्रे किया जाएगा। मतलब जहाँ पे चाहेंगे एक्यूरेटली वहाँ पे हम इसको ड्रोन के माध्यम से जो है एग्रीकल्चर में इसको यूज कर सकते हैं। ये स्कीम जो है प्रमोट करेगा प्रिसाइज एग्रीकल्चर, क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव करेगा और सस्टेनेबल लाइवलीहुड जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को। इसके अंतर्गत जो है 15 दिन का जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है नमो ड्रोन दीदी स्कीम के अंतर्गत। इन 15 दिन में 5 दिन जो है वो ड्रोन को उड़ाना जो है, ड्रोन को कैसे ऑपरेट किया जाएगा ये चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी। और नेक्स्ट 10 डेज जो है उनको जो है न्यूट्रिएंट्स और पेस्टिसाइड को किस तरीके से जो है ड्रोन के माध्यम से अप्लाई करना है ये दिखाया जाएगा। तो 5 और 10 दिन के जो है 2 मॉड्यूल में जो है 15 दिन का ये टोटल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। बाद में जो है उस वुमेन को जो है एक सर्टिफिकेट दे करके एज ए सर्टिफाइड ड्रोन पायलट जो है उनको जो है प्रोफेशनल एग्रीकल्चर सर्विस के लिए जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय द कन्वर्जेंस, मतलब 2-3 डिपार्टमेंट मिलकर जो है इसको यूज करेंगे, जिसके अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर पहला डिपार्टमेंट हो गया, फिर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट दूसरा, फिर डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर तीसरा। ये 3 डिपार्टमेंट मिलेंगे और साथ साथ जो है लीड फर्टिलाइजर कंपनी जो है, जो बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर कंपनियाँ वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस वे में जो है नमो ड्रोन दीदी स्कीम जो है चलाया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है 2 न्यू रिपोजिटरीज, जो है 2 नए रिपोजिटरीज जो है स्टार्ट किए गए हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के द्वारा। ये जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था बायोडाइवर्सिटी एक्ट हमारा 2003 का जो है उसके अंतर्गत जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और साथ साथ उसके अंतर्गत स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और जो है डिस्ट्रिक्ट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है इस्टेब्लिश किया गया था। तो इस एनवीए ने जो है नोटिफाई किया गया है 2 नए इंस्टीट्यूशन जो कि रिपोजिटरी के रूप में जो है डिजिग्नेट किए गए हैं। किसके अंतर्गत? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत। ये अगर 2 डिपोजिटरी जो है वो रिपोजिटरी जो है उनको देखा जाए तो एक है रेफरल सेंटर जो है भाव सागर, इसको ये लोकेटेड है कोच्चि में, जिसको हम बोलते हैं सेंटर फॉर द मरीन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी, ये इंस्टीट्यूशन का नाम है। तो इसको जो है एक नया रिपोजिटरी बनाया गया है पहला। फिर दूसरा जो है
मैक्स कलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नेशनल फंगल कल्चरल कलेक्शन, ये जो है आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूशन पुणे में स्थित है। तो ये जो है पुणे का इंस्टीट्यूशन और कोच्चि का इंस्टीट्यूशन जो है दो नए रिपोजिटरी जो है क्रिएट किए गए हैं। इनको दिया गया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2000 के अंतर्गत जो है मैंडेट दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऐसे इंस्टीट्यूशन को मतलब किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन को रिपोजिटरी के रूप में जो है डिजिग्नेट कर सकती है, जो कि इंस्टीट्यूशन जो है स्पेसिफिक है, जो कि स्टोर कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को। तो जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है उनको कलेक्शन करने के लिए, डिपोजिट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत इंस्टीट्यूशन को नॉमिनेट कर सकती है, उनको जो है इस्टेब्लिश कर सकती है। तो ये जो रिपोजिटरीज हैं ये मेंटेन करते हैं बायोलॉजिकल मटेरियल का जो है रिकॉर्ड वगैरह साइंटिफिक कंडीशन में, जिसके अंतर्गत जो है कोई भी एक व्यक्ति जो है, अगर कोई एक व्यक्ति चाहे साइंटिस्ट चाहे कोई इंस्टीट्यूशन जो है कोई नया टैक्सॉन जो है डिस्कवर करता है, तो उसके संबंधित जो है इन्फॉर्मेशन जो है लीगली रिक्वायर्ड है उसको कि इन जो है डिजिग्नेटेड रिपोजिटरी को नोटिफाई करना, उनको बताना। ये जो नेशनल नेटवर्क ऑफ रिपोजिटरी ये है क्या चीज़? तो इंडिया में एट प्रेजेंट जो है दो जो नए ऐड किए गए हैं उनको मिलाकर के 18 ऐसे इंस्टीट्यूशन जो है वो डिजिग्नेट कर दिए गए हैं एज ए रिपोजिटरीज, जो कि बायोलॉजिकल रिसोर्स को रिपोजिट करेंगे। रिपोजिट का मतलब जो है एक तरीके से उनके डाटाज को रखेंगे, सैंपल्स को रखेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे अंडर द सेक्शन 39 ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट। और इनके एक्सपांसन से क्या हुआ है कि जो हमारा रिपोजिटरी वगैरह जो है वो स्ट्रेंथन हुआ है नेशनल नेटवर्क के मामले में। किस लिए कि सिस्टमेटिकली जो है डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, कंजर्वेशन किया जाएगा, जिसके चलते जो है बायोलॉजिकल मटेरियल को हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि इनको हम प्रिजर्व और एक्सेसिबल कर सकते हैं रिसर्च और इनोवेशन के लिए। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट को अगर देखा जाए अथॉरिटी को, तो ये जो है एक स्टेचुटरी बॉडी है जिसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत जो है गठित किया गया था। 2003 में ये एग्जिस्टेंस में आया। फिर से जो है बहुत बार एग्जाम में कन्फ्यूजन जो है क्रिएट करता है कि ये इस्टेब्लिश कब किया गया और जो है एग्जिस्टेंस में कब आया। तो इसको जो है 2002 के एक्ट के तहत जो है इस्टेब्लिश किया गया और 2003 में जो है ये एग्जिस्टेंस में आया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई में है। ये जो है प्रोवाइड करता है फैसिलिटेटिव, रेगुलेटरी और एडवाइजरी फंक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली, और जो स्पेसिफिकली बोला जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को जो है ये एक तरीके से जो है एडवाइज करता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है उनके सस्टेनेबल यूज से संबंधित, और साथ साथ जो है बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन अगर होता है तो उससे जो प्रॉफिट अगर होता है तो उसका फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए। जो भी स्टेक होल्डर उससे एसोसिएटेड है, जो ट्राइबल व्यक्ति, जो जंगल में रहने वाले व्यक्ति हैं, गवर्नमेंट है, चाहे रिसर्च वाले, जो भी व्यक्ति जो स्टेक होल्डर उससे एसोसिएटेड है, उनको फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग के लिए जो है इसको मतलब डिजिग्नेट किया गया है, ये पावर दिया गया है। अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत जो है और बायोडाइवर्सिटी रूल 2004 के तहत जो है दो अदर वेरिएंट्स जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत जो है क्रिएट किए गए थे, जिसमें स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है स्टेट लेवल पे, और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो है वो विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब रिपोर्ट से रिलेटेड। कंटेक्स्ट क्या है कि वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब ने एनालिसिस किया है अपने एक रिपोर्ट में लैंड इक्वलिटी से संबंधित है। ये जो है लैब रिपोर्ट क्या है? लैंड इनइक्वलिटी से संबंधित। इसमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का जो है डाटा के आधार पे जो है 650 मिलियन पीपल और साथ साथ जो है 2.7 लाख विलेज को जो है 10 स्टेटों में जो है इन्होंने सर्वे किया, और जिसको हम ये बोल सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का 75% जो है एरिया को इन्होंने सर्वे किया। इसमें ये पाया गया है कि टॉप 10% जो ग्रामीण क्षेत्र के हाउसहोल्ड्स हैं वो 44% जो है लैंड रखे हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं। टॉप 5% जो है उनके पास 32% जो है लैंड है, और टॉप 1% जो है वो 18% जो है लैब है। ये इंडिकेट करता है कि एक्सट्रीम कंसंट्रेशन ऑफ द लैंड जो है वो टॉप मोस्ट जो है 10% चाहे 5% जो लोग हैं उनके पास कंसंट्रेटेड है। नियरली 46% जो है रूरल हाउस होल्ड है वो लैंडलेस है। ये वाइड स्प्रेड एक्सक्लूजन की बात करता है, जो है लैंड से रिलेटेड जो है वो एक्सक्लूडेड है लोग। लार्जेस्ट लैंड होल्डर जो है विलेज में वो 12.4% ऑफ द लैंड जो है उनके द्वारा जो है होल्ड किया गया है, और 3.8% जो विलेज जो है उसमें जो है वन ओनर कंट्रोल्ड मोर देन 50% ऑफ द लैंड। मतलब एक सिंगल ओनर जो है 3.8% जो विलेज है उसमें ये पाया गया कि एक सिंगल जो है ओनर जो है वो 50% ऑफ द लैंड जो है उस काम का जो है वो कवर करता है, वो उसको होल्ड करता है, चाहे उसको कैप्चर करके रखा। ये जो है इंडिकेट करता है कि ग्रॉसली जो है लैंड जो है डिस्ट्रीब्यूशन हाईली इनइक्वल है। इस रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि जो गिनी कोफिशिएंट ऑफ लैंड के जो इनइक्वलिटी है, अगर इसको देखा जाए तो 100 का मतलब होता है कि इनइक्वलिटी की तरफ बढ़ जा रहे हैं, 0 का मतलब हुआ कि इक्वलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हाईएस्ट जो है गिनी कोफिशिएंट जो है 71.1 जो है केरला का है, जो कि इनइक्वलिटी जो है यहाँ पे 90 दिखा रहा है।
जबकि कर्नाटका और राजस्थान का जो है सबसे कम इनिक्वलिटी है, मतलब बराबरी की तरफ है, वो उनका 65 से नीचे है गिनी कोएफिशिएंट। और लैंडलेसनेस की बात की जाए, मतलब लैंड भूमिहीन की बात की जाए तो हाईएस्ट कहाँ पे है? पंजाब में 73% जो है पॉपुलेशन है जो लैंडलेस है। सेकंड पे आता है बिहार, जिसमें 59% है, मध्य प्रदेश में 51% है, राजस्थान में 34% है, उत्तर प्रदेश में 39% जो है रिलेटिवली जो है वो लो है कंपेयर देन पंजाब और बिहार के। ये लैंड होल्डिंग का डिटर्मिनेशन किस आधार पे किया गया है उसको भी देखते हैं कि एक तो नेचुरल फैक्टर है, जैसे कि फर्टाइल लैंड, हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो लैंड की जो है उसके अंतर्गत जो है उसको यूज करने से जो है इंकरेज करता है एक्यूमुलेशन का बाय द लार्ज लैंड होल्डर्स। तो एक नेचुरल फैक्टर है जो लैंड होल्डिंग को प्रभावित करता है कि अगर फर्टाइल लैंड है तो वो जो है लार्ज लैंड होल्डर जो है वो और भी उसको एक्वायर कर लेते हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर भी क्या है कि जमींदारी सिस्टम जो है एग्जिस्ट कर रही थी इंडिया में, ये जो है क्रिएट किया गया था लैंडलॉर्ड्स का डोमिनेशन। जो लैंडलॉर्ड थे वो लैंड को डोमिनेट कर रहे थे जब प्रिंसली स्टेट्स वगैरह हुआ करती थी, और उनके खत्म होने के बाद भी जो है इन्होंने जो है कानून के जो लूप होल वगैरह थे उसको यूज करके जो है अपना डोमिनेंस अभी भी बरकरार रखा है, और इसके चलते जो है रिलेटिवली लोअर इनइक्वलिटी जो है अभी हमको दिखती है। जबकि प्रिंसली स्टेट्स वगैरह हुआ करते थे, जमींदारी सिस्टम कहाँ था हमारा, ये जो मतलब जो है प्रेसिडेंसी वगैरह हुआ करती थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट अधीन में थी, वहाँ जमींदारी सिस्टम था, तो वहाँ इनइक्वलिटी अभी भी डोमिनेंस करती है। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थी वहाँ पर रिलेटिवली जो है लोअर इनइक्वलिटी अभी हमको दिखती है। फिर मार्केट फोर्स क्या बोलता है हमको, जिसके अंतर्गत जो है जैसे रोड के किनारे ज़मीन है, रेलवे, मंडीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के किनारे अगर ज़मीन है तो इसके चलते जो है लैंड कंसोलिडेशन जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। विलेज लेवल पे अगर देखा जाए तो शेड्यूल्ड कास्ट का पॉपुलेशन जहाँ पे है वहाँ पर इनइक्वलिटी भी ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा इनइक्वलिटी हम फेस करते हैं। फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्मॉल होल्डिंग, इन द सेंस जो है छोटी छोटी लैंड होल्डिंग जो है जगह जगह छितराई हुई है, स्केटर टाइप की है, फ्रेगमेंटेड है, क्योंकि इनहेरिटेंस लॉ के चलते, जैसे कि ज़मीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जब ट्रांसफ़र होती है और पॉपुलेशन के बढ़ने से जो है लैंड फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, और जो है डिस्ट्रेस सेल की वजह से भी जो है ये कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज़ होता जा रहा है लैंड होल्डिंग का, और एक व्यक्ति विशेष के हाथ में एक मतलब जो है प्रीमियम जो व्यक्ति होते हैं विलेज लेवल के, ग्रामीण क्षेत्रों के, उनके पास जो है लैंड कंसंट्रेट होता जा रहा है। लीगल और पॉलिसी मेजर को देखा जाए तो इंडिया ने इंप्लीमेंट किया क्या, जमींदारी को एबोलिश किया, फिर टेनेंसी रिफॉर्म लाया जिसके अंतर्गत जो है ऑपरेशन बरगा एक टाइप का था, फिर लैंड सीलिंग ला लाया इन द सेंस कि एक मतलब जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति के पास कितनी मैक्सिमम ज़मीन हो सकती है, फिर लैंड कंसोलिडेशन सिस्टम भी लाया जिसके अंतर्गत जो है ज़मीन कितनी होल्डिंग है, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और एफिशिएंसी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये टाइप का पॉलिसी मेजर भी गवर्नमेंट के द्वारा जो है लाया गया है किस तरीके से कि जो है लैंड की इनइक्वलिटी को हम कम कर सकें। फिर जो है डिजिटल लैंड रिकॉर्ड सिस्टम जो है इसमें मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लाया गया, DILRMP बोलते हैं, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जिसको जो है लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया गया, जिसके अंतर्गत जो है भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटका में आया, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि लैंड होल्डिंग किसके नाम से है, किस व्यक्ति के नाम से है, किसको ट्रांसफ़र हो रहा है, इस चीज़ को ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए डिजिटलाइजेशन किया गया, और जो है डिस्प्यूट्स वगैरह को रिड्यूस करने के लिए जो है ये काफ़ी हेल्पफुल हुआ। तो गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं है कि पॉलिसी मेजर चाहे लीगल मेजर जो है वो इनिशिएट नहीं किया, लेकिन जो है इफेक्टिवली जो है वो चीज़ नहीं हो पाया। स्टेप टेकन टू रिड्यूस इनिक्वलिटी अगर ये देखा जाए तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया, ये रिकॉग्नाइज किया कि जो फॉरेस्ट के डवेलर्स वगैरह हैं, खास करके जो ट्राइबल पीपल हैं जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है अपनी जीविका के लिए, उनको लैंड राइट को रिकॉग्नाइज किया गया, किसके द्वारा, फॉरेस्ट राइट एक्ट के द्वारा, जिसके एक चलते जो उनको हिस्टोरिकल इंजस्टिस हो रहा था उसको एड्रेस करने की कोशिश की। फिर जो है अगर जैसे ट्राइबल पॉपुलेशन है, ग्रामीण क्षेत्रों की पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट किसी कारण से लैंड एक्वायर करती है प्रोजेक्ट्स वगैरह को लेकर के, तो उनको जो है फेयर कंपनसेशन देने के लिए राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 लाया गया। इसके अंतर्गत जो है अगर किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए, डिफेंस के लिए, साइंस टेक्नोलॉजी के लिए अगर लैंड एक्वायर किया जाता है तो फेयर कंपनसेशन जो है वो जिसकी ज़मीन एक्वायर की जा रही है उसको मिले, और साथ साथ जो है ज़मीन के अलावा रिहेबिलिटेशन की भी बात इसमें की गई है, लैंड देने की भी बात इसमें की गई है। फिर 1951 में जो है 51 में जो है भूदान ग्रामदान मूवमेंट भी स्टार्ट किया गया था कि वॉलेंटरीली जो है जिसके पास एक्सेस लैंड है वो लैंड को डोनेट करे रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फिर भी जो है चैलेंजेस क्या है हमारे सामने आज भी, लैंड रिफॉर्म जो है वो रेजिस्टेंस क्यों फेस करता है कि लैंडेड जो एलाइट व्यक्ति है आज भी अपने लैंड को छोड़ना नहीं चाहता है। इनइफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन, कानून में भी जो कुछ लूपहोल है उसके चलते जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है इनइफेक्टिव हो जाता है।
फिर बेनामी संपत्ति की प्रैक्टिस अभी भी चलती है। इनकम्प्लीट टेनेंसी रिफॉर्म, जिसमें टेनेंट वगैरह को जो है राइट्स दिए जा रहे थे ज़मीन के, वो रिफॉर्म जो है अभी भी जो है इनकम्प्लीट है। पुअर लैंड रिकॉर्ड सिस्टम अभी भी जो है, डिजिटलाइजेशन जो हो गया है उसमें भी जो है रिकॉर्ड कीपिंग जो है पुरानी जो अभी पद्धति चल रही थी वो अभी भी जो है वो अपडेटेड नहीं हो पाई है। फिर कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन भी जो दिखता है एक्चुअली में, जो SC ST पॉपुलेशन कैटेगरी है, जो डिप्राइव कैटेगरी है, वल्नरेबल कैटेगरी है, वो आज भी एक्सक्लूडेड है। फिर जो है लैंड क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है। कानून कहाँ से बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनता है। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है अलग अलग स्टेटों में अलग अलग तरीके से किया जाता है, जिसके चलते जो है यूनिफॉर्मिटी जो है आउटकम में वो हमको लिमिटेड रूप से दिखती है। कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं कि जो है लैंड इनइक्विटी इंडिया में जो है वो डीपली जो है स्ट्रक्चरल है, हिस्टोरिकल है। कंबाइनिंग फैक्टर क्या है कि एक्सट्रीम कंसंट्रेशन जो है वो मतलब एक जगह एक्सट्रीम कंसंट्रेशन है, और दूसरा जो है लैंडलेसनेस भी जो है एक तरीके से दोनों दिखता है। और जो है रिक्वायर्ड सस्टेन्ड इंक्लूसिव और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो है रिफॉर्म को जो है एक तरीके से देखा जाए तो रूरल डेवलपमेंट के लिए अब ज़रूरी भी है, लेकिन जो है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के चलते जो है आज भी हम इसको जो है पूरा कर पाने में असक्षम है, चाहे जो है हम सफल नहीं हो पाए हैं।